This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान में बैंकिंग सर्विसेज के हवाले से आज बात करेंगे कि अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। इसमें एक ये जो ज़कात डिडक्शन डोनेशन वगैरह का सिलसिला है, इस पर फोकस रखेंगे कि अगर ज़कात के हवाले से बात करें तो पिछले ही साल जून में 2015 जून में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही हमने देखा कि ये कहा गया कि जी अगर मिनिमम 33,641 रुपीज़ आपके अकाउंट में हैं और ये सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं सेविंग अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली ऑन फर्स्ट ऑफ रमज़ान यानी रमज़ान शुरू होते ही 2.5% की डिडक्शन हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ज़कात के हवाले से हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों को ज़कात देनी है, सब मुसलमान ज़कात देना भी चाहते हैं। लेकिन एक होती है वॉलंटरी चैरिटी कि आप ख़ुद देना चाहते हैं ज़कात, और दूसरा ये कि क्या आप अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं। अब सवाल बेसिकली ये है कि क्या वो बंदा जिसके पास 33,641 रुपीज़ का अमाउंट है और फर्स्ट रमज़ान आज आ गई है, तो क्या उसके अमाउंट से ये डिडक्शन होनी चाहिए फोर्सफुली बाय फोर्स, या उसका कंसेंट लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उसके पास इतनी इस्तिताअत ही ना हो। अगर ये रूल्स के मुताबिक है तो चलें ठीक है, एक चीज़ समझ में आती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदा जिसके पास सिर्फ इतना अमाउंट हो कि 33,000 या 35,000 रुपीज़, अगर 35,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में हैं, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब अगर ये जो डायरेक्टली डिडक्शन हो जाती है, अगर इसको देखें तो बाय एंड लार्ज जब मैंने कुछ लोगों से पूछा इसी हवाले से कि जी ये डिडक्शन हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो बाय फोर्स है। इस हवाले से कम अगर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, ज़कात हम सब देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज़कात दें हम, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुताबिक देना चाहते हैं। अब ये जो डायरेक्शन है, अब मैं सिर्फ एक आपको अमाउंट बता दूं कि आज नहीं चले, आज से मैं 6 साल पहले का अमाउंट बता देता हूँ कि 2010 में बैंक्स ने जो डिडक्शन की ज़कात के हवाले से तकरीबन 4 अरब रुपए की थी। वैसे तो अगर हम देखें तो बैंक डिपॉजिट्स इस वक्त कोई 10 खरब रुपए के हैं, और इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादा जो अमाउंट हमें नज़र आता है वो तो करंट और सेविंग अकाउंट में ही नज़र आता है। करंट और सेविंग अकाउंट का टोटल अगर अमाउंट देख लें तो कोई 7 खरब रुपए का, यानी अगर टोटल डिपॉजिट्स 10 खरब रुपए के हैं तो उसमें तकरीबन 70% 7 खरब रुपए सेविंग और करंट अकाउंट में हैं। ज़्यादातर लोग जब ज़ाहिर करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं तो यही होता है कि जी हम जितना जल्दी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम पैसा बैंक से निकाल लेंगे। अब सेविंग अकाउंट के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन वॉट एवर अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज जो बैंक्स का हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो देखी है, जो इनका मूव देखा है, वो ये है कि अट्रैक्ट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि करंट अकाउंट में ही पैसे आएँ। अब जब देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं तो ज़ाहिर यही चीज़ नज़र आती है कि अगर करंट अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक को तो आपको कुछ नहीं देना पड़ता है, यानी जो पैसे हैं वही रहेंगे। अब इस सूरत हाल में जबकि हम देख रहे हैं कि सेविंग और करंट अकाउंट में पैसा ज़्यादा है बैंक डिपॉजिट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो फिर सेविंग अकाउंट में से ये जो डिडक्शन हो रही है इतने कम अमाउंट पे, क्या ये वाकई जस्टिफाइड है? ऐसा होना चाहिए। और ज़ाहिर है जब वही बात के जब एज मुस्लिम हम सब ज़कात देना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और फिर आज की नहीं, मैंने 10 साल पहले की आपको फिक्र दी कि अगर 10 साल पहले या अगर 4 साल पहले या 6 साल पहले, चलें 6 साल पहले की बात कर लेते हैं, 2010 की जो मैंने अभी आपको फिक्र दी कि अगर 4 अरब रुपए डिडक्ट हुए तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट डिडक्ट होता है। अब जब एनालिसिस मैं करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, ये प्रोग्राम करने से पहले जब मैं लोगों की राय ले रहा था, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी यानी ख़ुद जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे इदारे हैं
जिनको हम समझते हैं कि हमें ज़कात देनी चाहिए, ये इदारे हैं जो डिज़र्विंग हैं, ये इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम खुद अपने तौर पे उनको पैसे देना चाहते हैं, ना कि ज़बरदस्ती हमारे अकाउंट में से डिडक्शन हो जाए। अब ये जो चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि बाय एंड लार्ज जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था, और जब भी रमज़ान का महीना शुरू होता है तो ज़कात और डोनेशन का सिलसिला तेज़ हो जाता है। अपने सर्वे में जब मैंने लोगों से मालूम किया तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर इदारों की बात करूं तो ज़्यादातर इदारे कहते हैं कि जी तकरीबन 70 से 80% जो ज़कात आती है, जो डोनेशंस वगैरह आते हैं, वो रमज़ान के महीने में ही आते हैं। और बैंक्स भी जो डिडक्शन करते हैं बेसिकली 2.5% की, जैसे हमने बात की है, वो एक्चुअली इसी महीने में यानी राइट ऑन द फर्स्ट रमज़ान डिडक्शन होती है। आम बंदा, आम शहरी ये चाहता है कि वो ख़ुद ये अमाउंट दे उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, उन इदारों को जिनको वो समझते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं। ये जो 2.5% की डिडक्शन हो जाती है, जिसका इल्म एक अकाउंट होल्डर को तब होता है जब ये डिडक्शन हो जाती है, क्या ये ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, या फिर अगर डिडक्शन होती है तो डिडक्शन करने से पहले कम से कम उनको एक SMS चला जाए, या बैंक्स के मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स कॉल भी करते हैं ताकि उनका कंसेंट लिया जाए कि जी आपके अमाउंट में से इतना फ़ीसद हम डिडक्ट कर रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक ने ये रूल बनाया है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। इसी हवाले से आज मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है परवेज़ अहमद साहब ने, मारूफ एनालिस्ट हैं। परवेज़ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। मोस्ट वेलकम। ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि ज़कात और डोनेशन का सिलसिला बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये प्रोग्राम करने से पहले मैंने कुछ रिसर्च की, लोगों से बातचीत की, एनालिसिस किया, सर्वे किया, तो मेरे सामने बात आई कि जी पहली रमज़ान को बैंक्स अगर कम से कम कोई 33-34 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, और वो सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं, करंट में नहीं, अगर सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं तो 2.5% डिडक्ट हो जाएगा। आप फाइनेंस के हवाले से, इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, क्या ये पॉलिसी, ये रेगुलेशन कहें या सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन कहें, ये ठीक है? देखिए, इसमें जो कि सेंट्रल बैंक को जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। फेडरल गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और ये बहुत पुराना लॉ है, जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट में, वैसे तो इस्लामिकली एक इस्लामिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों से ज़कात कलेक्ट कर सकती है, और अगर लोग ज़कात ना दें तो वो फोर्स भी कर सकती है। ये बाय लॉ फोर्स कर सकती है, क्योंकि आप अगर देखें, अगर आप हुकूमत वक्त कर सकती है, आप हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाके देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद जो बाकी खुलफाए राशिदीन आए, तो वो गवर्नमेंट जो है वो ज़कात कलेक्ट कर सकती है। तो एक तो ये स्पिरिट है इस लॉ की कि गवर्नमेंट जो है वो ज़कात कलेक्ट करे, और जो ज़कात के मुस्तहिकीन तक हैं उन तक डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, अगर लोग खुद नहीं करते तो एक तो ये है। अब उसके बाद और अब ये एक वेरी वेल नोन लॉ है, लोगों को मालूम है। बैंक जो है अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं थ्रू इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन सच तो नहीं होती। लोगों को पता है कि ज़कात कटनी है, वो पहले से बता देते हैं कि ज़कात आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं। फिर लोग जो हैं वो, अब जो बेसिक जो चैलेंज है लॉ की स्पिरिट और लॉ का होना और उसका डिडक्शन, तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अब जो चैलेंज बड़ा है वो ये है कि जब ये पैसे एक दफ़ा डिडक्ट हो जाते हैं और आ जाते हैं, तो उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक, अभी लेटली बड़ी इस पर कंट्रोवर्शियल हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा 18th अमेंडमेंट के बाद जब सूबों के पास पावर्स गई थी, तो उसके अंदर बहुत सारी कलेक्शन जो है सूबे खुद कर सकते हैं। तो बीच में ये 1-2 साल पहले ये भी एक इशू चला था कि ये भी ज़कात भी चूँकि फेडरल से सूबों को कलेक्शन में आनी चाहिए। अभी प्रोसेस ये है कि सेंट्रल बैंक ज़कात डिडक्ट करता है, एक सेंट्रल अकाउंट है गवर्नमेंट का, उसके अंदर डिपॉजिट करता है, ये फेडरल को चली जाती है सारी की सारी ज़कात। उसके बाद क्या होती है, फेडरल वाले जो होते हैं वो सूबों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सूबों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सूबे क्या करते हैं कि वो एलोकेशन करते हैं ज़िले कमेटियों को। जैसे एक सेंट्रल में ज़कात उशर की कमेटी बनाई हुई है, मिनिस्ट्री बनाई हुई है। इसी तरीके से जो है ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर भी जो है ज़िले कमेटियाँ हैं। फिर ज़िले कमेटियाँ क्या करती हैं कि वो जो इनरोल्ड लोग होते हैं और उनको फिर ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
एक्चुअल जो मसाइल जो ज़्यादा आ रहे हैं, हम जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड हूँ, हमें नज़र आता है कि ज़्यादातर उन कमेटियों के अंदर जो जिन लोगों की सिलेक्शन की जाती है और फिर जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चनेबल इशू है, कंट्रोवर्शियल भी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, उसमें बहुत सारा ऑन रिकॉर्ड ये भी है कि करप्शन भी बहुत ज़्यादा है उस ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हुकूमत वक्त ले तो सकती है, लेकिन अब लेने के बाद उसके पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए। अब इसमें सवाल ये कि जैसे आपने कहा कि अगर एक बंदे की, जैसे कि ये एक पिछले ही साल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही ये फिगर है कि जी अगर आपके अकाउंट में 33,641 रुपीज़ हैं, यानी 34,000 के करीब आपके अकाउंट में, अगर वो सेविंग में तो 2.5% पहली रमज़ान को डिडक्ट हो जाएंगे। एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये बाय लॉ ठीक है और हुकूमत वक्त बाय फोर्स ये कर भी सकती है, सही है। और जैसे आपने कहा कि जी बैंक्स ये डायरेक्शन करने से पहले इनफॉर्मली लोगों को बता भी देते, फॉर्मल कम्युनिकेशन मारूफ ला है ये, क्योंकि एक मारूफ है ना, एक चीज़ लोगों को मालूम है कि ये ज़कात कटेगी, तो फर्स्ट रमज़ान को है, बड़े डिपॉजिट होल्डर को बैंक ऑन द रिलेशनशिप बेसिस दे आर नॉट बाउंड टू डू दैट, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फॉर रिलेशनशिप वो बता देते हैं ये बात। अच्छा, इसमें परवेज साहब ये बताइएगा कि अगर एक बंदा जिसके अकाउंट में सिर्फ 33, 34, 35 हज़ार रुपये हैं, उससे तो ये जाहिर होता है ना कि उस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा इतनी स्टेबल नहीं है। अब बाय लॉ बताइएगा और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन आल्सो कि क्या उस बंदे के अकाउंट में से भी, अगर वो सेविंग अकाउंट में है, तो क्या बैंक्स विदाउट इंटीमेटिंग द पर्सन 2.5% की डिडक्शन कर सकते हैं, या 2.5% की डिडक्शन करने से पहले उस अकाउंट होल्डर को लाजमी बता दें कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये लॉ है और शरीयत के मुताबिक हम ये पैसे आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर रहे हैं जो कि इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्या ये होना चाहिए या हो रहा है या ज़रूरत नहीं है? उसमें एग्जीक्यूशन का इशू है जो आप जो प्रोसेस बता रहे हैं। ये जो 33, 34, 35 या 40 जितने भी अमाउंट होता है, ये किसी आदमी को साहिब निसाब डिक्लेयर करने के लिए है कि उसके ऊपर इतना पैसा अगर हो, जो होता है ना 52 तोले चांदी और उस किस्म जो पूरा का उसका ज़कात का निसाब जो है, तो ज़कात के निसाब से डिटरमिन ये लोग कर लेते हैं कि ये ज़कात इतने कैश पड़ा हुआ है, और सेविंग अकाउंट का मतलब है कि इस पर कुछ टाइम भी गुजर गया होगा। तो ये करके उन्होंने एक अपना रूल बना के पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म किया हुआ, पब्लिक एट लार्ज दे नो अबाउट इट कि ये एक लॉ है और उसके हिसाब से कटेगा। तो अब उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन, ज़ाहिर सी बात है हर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन और उसका कंसेंट लेना, तो ज़ाहिर सी बात है ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बैंकों के पास ना ही। इसमें पता क्या, इसमें आप की बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं ना, जैसे आप बैंक में से पैसे निकालें, एटीएम में से पैसे निकालें, तो इमीडिएटली आपको एक टेक्स्ट मैसेज तो आ जाता है जो इतना कॉस्टली भी नहीं होता। क्या आपके ख्याल में एज एनालिस्ट आप ये समझते हैं कि एक टेक्स्ट मैसेज लाजमी चला जाए पहली रमज़ान से पहले हर उस बंदे को जिसके कम, देखिए जिनके पास ज़्यादा पैसा है और उनको पता भी है लॉ का, वो तो ठीक है, लेकिन आम आदमी को, ज़्यादातर लोगों से जिनसे मेरी बात की है, उनको एज सच नहीं पता, हो सकता है कि आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन उनको नहीं पता कि जी इतना पैसा पड़ा हुआ और एकदम से पैसा निकल जाएगा, और वो चाहते हैं कि जी हम ये चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि बैंक डिडक्ट ना करे, बैंक हमें ऑप्शन दे दें और हम अपने थे खुद जिनको समझते हैं कि जी ये नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको देते हैं। हाँ, उसमें देखें ये तो बिल्कुल आपकी अच्छी सजेशन है कि बैंक्स जो एज ए कर्टिसी एंड एज ए कस्टमर सर्विसेज जेस्चर, वो एक 2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 3 दिन पहले मैसेज भेज दें कि ये जो है दिस इज़ फर्स्ट रमज़ान इज़ अप्रोचिंग एंड 2.5 वट एवर इज़ योर बैलेंस 2.5% will be deducted, and once it is deducted they also send a message back to the customer. So this is ये तो एक सर्विस लेवल का है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसमें बैंकों की और गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो, और ज़्यादा कलेक्शन ये हो कि लोगों को ना ही मालूम हो तो बेहतर है, तो उससे जो है आपकी कलेक्शन हो जाए। तो ये एक तो होना ये चाहिए कि हम बहुत सारे इदारे, जैसे मैं एक इदारे से मैं इंडस हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ, हम एक साइजेबल अमाउंट ज़कात का कलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि रमज़ान से पहले अपने जो डोनर्स हैं, प्रॉस्पेक्टिव डोनर्स हैं, उनको हम अपने फ्लायर्स वगैरह भेज देते हैं और उनको बता देते हैं कि ज़कात कैलकुलेशन का तरीका क्या है, ज़कात डिडक्शन का तरीका क्या है, और ज़कात जो है वो आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरीके क्या देखें, तो उसमें एक थोड़ा सा मालूमाती जो है हम उसको कर देते हैं। देखिए आपके इदारे की जहाँ तक बात है ना, उसमें तो मेरा ख़ुद अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि देखा है कि वहाँ तो ये नहीं पूछा जाता कि जी आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये नहीं पूछा जाता, कोई कैश काउंटर वहाँ पे नहीं है,
जो भी आता है उस बंदे का इलाज हो जाता है और क्वालिटी ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर्स वो जैसे कहते हैं ना कि जी अगर डॉक्टर को ये पता हो कि आपको मुफ्त इलाज करना है तो डॉक्टर की भी एक परसेप्शन खुद ब खुद जो है उस बंदे के बारे में डेवलप हो, किसी को कुछ नहीं पता होता। क्वालिटी ट्रीटमेंट हो रहा है, अच्छे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, तो वो तो देखें ना एक ऐसी एंटिटी है जिसके बारे में हर बंदे की एक पॉजिटिव राय ही होगी। हर बंदा चाहेगा कि जी इस इदारे को हम ज़कात दें। लेकिन अगर हम बैंक्स के हवाले से बात करें, जो बैंक से डिडक्ट कर रहे हैं, अब वहाँ पे जो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ अ क्वेश्चन। जी, ये बहुत बड़ा इशू है। इस पर मैं आपको एक बात बताऊंगा अलबत्ता कि बहुत सारे लोग जिनकी साइजेबल ज़कात होती है वो विजिलेंट भी होते हैं और वो इदारे भी देखते हैं। जैसे हमारा अपना इदारा है ना, तो हम ये कोशिश करते हैं, और ये बहुत अहम बात है उन तमाम इदारों के लिए जो कि काम कर रहे हैं। ज़कात के कुछ मसारिफ हैं, ज़कात हर एक पे ख़र्चा नहीं हो सकती है, उसके शरीयत बड़ा स्ट्रिक्ट डिफ़ाइन करती है। देखें हमारे यहाँ ना बहुत सारी शरीयत जो चैरिटी है ना, वो सिर्फ एक किस्म की नहीं है। इस्लाम में बहुत किस्म की चैरिटीज़ होती हैं। उसमें ज़कात है, सदक़ात हैं, उशर है, और उसके बाद जो है आप देखते हैं फ़ितरा है, और बहुत सारे एरिया और बहुत सारी किस्म की चैरिटी हैं। तो हर चैरिटी जो है उसके पर्टिकुलर मसारिफ हैं। तो जैसे अस्पताल है, अब अस्पताल हमारा हॉस्पिटल है, उसमें ठीक है हम किसी से ये तो नहीं, आप किसी से पैसे तो नहीं मांगते, लेकिन हम ये ज़रूर मेक श्योर करते हैं कि आदमी आ रहा है कि वो ज़कात के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जो आदमी ज़कात के लिए एलिजिबल होता है उसके ज़कात के फ़ंड से खर्चा करते हैं। जो ज़कात के लिए एलिजिबल, बहुत सारे इदारे जो हैं ऐसे, वो इस चीज़ की एहतियात नहीं करते, स्पेशली अस्पतालों में। लोगों को, नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज, आप देखेंगे कि लोग ये कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज़कात दें, चूँकि वो लोग ज़कात के बारे में, के मसारिफ़ के बारे में जानते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जिसमें अस्पताल हैं, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ लोग देते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुछ उनके कंसर्न्स भी जेन्युइन होते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़कात लेके किसी भी गरीब आदमी पर खर्चा की जा सकती है या किसी भी उस पर अच्छे काम पर लगाई जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर उसके मसारिफ़ हैं, उसको तरीक़ेकार खर्चा करने। तो हमने क्या किया कि शरिया स्कॉलर्स को रखा अपने पास, और उनको रखने के बाद जो है हमने पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन की। अब ये है कि जैसे बैंक्स जो डिडक्ट करते हैं, यानी आज हम 2016 में बैठे, अगर 2010 की फिगर मैं दूँ तो तकरीबन 4 अरब रुपए तो कलेक्ट किए थे बैंक्स ने। अब वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, मतलब किसी के भी पैसे हैं वहाँ से डिडक्शन होगी। अब वो जो पैसा बेसिकली आया, आज की फिगर देखें तो ज़ाहिर एक बलून फिगर है, काफ़ी बड़ी फिगर है। अब इसमें बेसिकली जो एक अहम चीज़ है वो ये कि जब बैंक्स कलेक्ट करते हैं और बैंक्स जब हुकूमत पाकिस्तान को एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो बैंक्स की सर्विस फ़ी वगैरह के बारे में कोई नहीं, ऐसा बैंक इस पर कोई सर्विस फ़ी वगैरह चार्ज नहीं करते। बैंक उसको डायरेक्ट लेते हैं और उसको डिडक्ट करके हर बैंक के अंदर एक गवर्नमेंट का अकाउंट खुला होता है इसी मसरफ़ के लिए, वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस। नाज़रीन, हम बात करें कि पाकिस्तान में बैंकिंग सर्विसेज कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज है, ख़ासतौर पे जो ज़कात की डायरेक्शन होती है, डोनेशन वगैरह जमा होते हैं, इस पर कितनी ज़्यादा एफिकेसी के साथ काम हो रहा है। वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपके अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से अगर 2.5% पहली रमज़ान को कट जाता है, तो अब वो जो अमाउंट है ज़कात का, वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे ख़र्च हो सकता है, स्कूल्स पे ख़र्च हो सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट की ज़कात कमेटी है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं? ये एक सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अपने प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों को लाजमी हाईलाइट करें। अगर किसी को अच्छा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो लगे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पहुंचाना चाहते हैं, सच पहुंचाना चाहते हैं। अब ये जो डिडक्शन हो जाती है हर बंदे के अकाउंट में से, इसकी एफिकेसी जब ये पैसे आ जाते हैं और बैंक्स फिर एक अकाउंट में जमा करा देते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हाउ इफ़ेक्टिवली इट इज़ टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। परवेज़ साहब, ये जो डिडक्शन होती है, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, स्कूल्स पे ख़र्च हो सकती है, होनी चाहिए बाय लॉ, शरीयत के मुताबिक? अच्छा देखें, एक शरीयत का एक कुछ रूल्स हैं, उसको आपको जहन में रखते हुए उनको लॉ आपको बनाना पड़ता है। तो जो करंट लॉ बना हुआ है वो नॉर्मली ये है कि आप ज़कात के मुस्तहिकीन को उनका मालिक बना के उनके दे दें, या एक ऐसे इदारों में दे दें जिन इदारों के अंदर जो है वो ज़कात के मुस्तहिकीन लोग आते हैं। तो अब मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि पहले फेडरल ज़कात उशर कमेटी के पास जाती है, फिर उसके बाद वो सूबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। सूबे क्या करते हैं कि वो टाउन कमेटीज़, जो ज़िला कमेटीज़ होती है, ज़कात उशर कमेटीज़ होती हैं, और ये MPAs वगैरह जो होते हैं,
उनके थ्रू जो है उन लोगों को अपॉइंट करती हैं कमेटी में, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अभी ये इन प्रिंसिपल तो आपको ये लग रहा है कि ये जब फेडरल ने ज़कात कलेक्ट की है और डाउन द लाइन जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में भी कि वो बड़ा कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं कि हम ज़कात उशर कमेटी के मेंबर बन जाएं, कमेटी के वहाँ पे जो काउंसिल की कमेटी के मेंबर्स बन जाएं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि इसमें अच्छी खासी जो है ना, इसमें अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल, अच्छी खासी करप्शन है इसके अंदर जब ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जी, इसके अंदर अच्छी खासी करप्शन है। जब लोग आते हैं, जो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई, वो पैसा जो आम अकाउंट होल्डर से डिडक्ट होके पहली रमज़ान को बैंक जमा कराते हैं हुकूमत के अकाउंट में, उसमें भी करप्शन होती है। जी जी जी, उसमें मैसिव अच्छी खासी करप्शन है। उसके अंदर ये होता है कि जब वो जाता है सिलेक्शन, लोगों की सिलेक्शन के अंदर, जिनके अंदर दिया जाता है, लोगों का कलेक्शन करने का प्रोसेस बहुत लंबा है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जब वो इंस्टीट्यूशन को देते हैं किसी को कि भाई इंस्टीट्यूशन को कि भाई आप ये 50 लाख रुपए या करोड़ रुपए ले लें, तो उसमें से जो है जो बीच में जो अहलकार होते हैं वो अपना मार्जिन रखते हैं, दे आस्क फॉर दिस। तो ये बात तो हमें नज़र आ रही है ना कि इसकी इतने अरसे से इतनी ज़कात साइजेबल कलेक्ट हो रही है, लेकिन उसका कोई आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। आपको कोई ऐसी फैमिलीज नज़र नहीं आ रही होंगी जो आपको लग रहा होगा कि ज़कात जो है ना साइजेबल इस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो एक तो ज़रूरत इस अमर की है कि इस पूरे के पूरे निज़ाम को रिव्यू किया जाए। अच्छा, जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तो हमारे पास इस वक्त जो हनफी मसलक के अंदर ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है ना बहुत सारी जगहों में कन्फ्यूजन रहती है कि ज़कात जो है आप कंस्ट्रक्शन पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है, और ज़कात के लिए उस शख्स को मालिक बनाना ज़रूरी है कि जिसको आप दे रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुस्तहकीन ज़कात के लिए एक स्कूल खोल दें और उसके लिए जो है वो बच्चे आके वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इस पर कंसेंसस की ज़रूरत है। अरब उलमा तो बहुत सारे इसकी इजाज़त दे देते हैं, लेकिन हमारे पास जो हनफी उलमा और जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इशू है। अब इसलिए मैं उसमें तो नहीं डालना चाहूँगा, दरअसल बात है उलमा का एरिया है ये, लेकिन उसके अंदर भी इस चीज़ के अमर की ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट, चूँकि करप्शन इसलिए हो रही है कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने, इदारे को जाके पैसे देने, लेकिन अगर उसके बजाय आपके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जिससे वो लोग आके ज़कात के मुस्तहिक़ लोग। सवाल ये कि अगर आपके मेरे अकाउंट में से किसी के अकाउंट में से 2.5% पहली रमज़ान को कट जाती है, बैंक से डिडक्ट कर लेते हैं, और हमें ये पता हो कि ये पैसा करप्शन की नज़र हो जाएगा, तो क्या आप देना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि डिडक्शन हो? देखिए, मैं पर्सनली जो है, मैं अगर अपनी पर्सनल ज़ाती बात करूं तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस पैसे को विड्रॉ कर लूं वहाँ से और अकाउंट पे पैसे ना हो, और जो मुस्तकीन है मैं खुद उनको दे दूँ, उनको खुद दे दूँ, खुद जाकर देखूँ। लेकिन हम देना चाहते हैं, हम सब जितने भी मुसलमान हैं हम देना चाहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूँकि ज़कात देखें, जो ज़कात इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर, 5 पिलर्स के अंदर से, तो उसका लेना, उसका डिडक्ट करना, उसका निकालने के यानी कि इसकी कैलकुलेशन में अंदर एहतियात करना, और फिर उसके बाद मुस्तहिक़ तक पहुँचाना, ये जिम्मेदारी है आपकी ना। ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि शरीयत हमें ये बताती है कि अगर हुकूमत वक्त ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है और वो डिडक्ट करके दे देती, तो आप अपनी जिम्मेदारी से जो है वो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये इस चीज़ को सोचना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पैसे जो है मुस्तहिक़ीन तक पहुँचें, तो इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को जो है डिडक्ट करते हैं टाइमली, जो है वो अपने खुद पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में एक साइजेबल अमाउंट है, तो आप ये भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि आप करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो है ना, आप उस अकाउंट को निकाल कर और जो है उसके पास कैश रखे और आप इतना बड़ा रिस्क लें। तो बहुत सारे लोग नहीं भी लेते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती पूछते हैं तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं क्या करूँ कि मैं उस पैसे को लूँ और ख़ुद अपने हाथ से इदारों के अंदर जो कि ज़कात के सही तरह मसारिफ में को इस्तेमाल करते हैं, या उन इंडिविजुअल्स तक खुद पहुंचा दूं उसको। तो दिस इज़ व्हाट, उससे सेटिस्फेक्शन भी आती ना, हाँ, कि बैंक ने जब डिडक्ट कर लिया, तो अब मुझे नहीं पता कि बैंक ने जो मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट किए हैं वो ठीक जगह पे, अब जाहिर इसमें बैंक का तो कोई कसूर नहीं है, बैंक ने तो वही पैसा जो है जमा करा देना है। लेकिन अगर मेरे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं तो मेरी तो ये कोशिश होगी कि ये ठीक जगह पे लगे। अगर ठीक जगह पे नहीं लग रहे, मुझे ये पता है और सब लोगों को, बल्कि एक कॉमन परसेप्शन भी है कि जी इसमें करप्शन हो रही, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बैंक से पैसे निकालें और उन लोगों को खुद दें अपने हाथों से, ताकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी मुझे पता हो कि मेरे पैसे ठीक जगह पे लगे हैं या नहीं लगे। अच्छा, इसके अलावा अगर एक और अहम चीज़ की बात करें, बैंकिंग सर्विसेज बहुत सारी हैं, ज़कात डिडक्शन इज़ वन ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज। डोनेशंस वगैरह का जो सिलसिला होता है कि बैंक में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर लें कि जी किसी को ये पता है चला कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है और अनडाउटेडली, और फिर उनका अपना ज़ाती तजुर्बा भी बड़ा अच्छा है, और वो चाहते हैं कि जी डोनेशन आपके अकाउंट में जमा कराएं,
जब वो जमा कराते हैं और बैंक जब उनसे पैसे लेते हैं तो बैंक्स क्या उस पर कोई चार्जेस वगैरह लेते हैं या दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत सारे हमारे और हमारे जैसे इदारों ने बैंकों के अंदर अच्छे खासे अपने कलेक्शन अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, और आई वुड से कि बहुत सारे बैंक जो इस वक्त हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो इसमें खासा सपोर्ट भी करते हैं। रमज़ान और इसका जब महीना आता है तो आपने देखा होगा बैंकों की ब्रांचेस के अंदर इन अकाउंट्स जो होते हैं, इन अकाउंट्स के ऊपर जो है वो एक वहाँ पे कुछ स्टैंडीज़ और इन्फॉर्मेशन लगी होती है कि अपने पैसे इस अकाउंट में जमा कराएं, और इस चाहे वो स्कूल हों या हॉस्पिटल्स हों, और स्पेशली बैंकों ने अपनी डिपॉजिट स्लिप्स बनाई हुई हैं कि जो डिपॉजिट स्लिप्स जो होती हैं वहाँ पे रखी हुई होती हैं। यानी एक तो नॉर्मल डिपॉजिट स्लिप है बैंक के अंदर, एक ब्रांडेड को ब्रांडेड डिपॉजिट स्लिप्स भी होती हैं, इंडस अस्पताल हो गया, TCF हो गया, शौकत खानम हो गया, SIUT हो गया, तो ये बैंक्स उन ब्रांचेस के अंदर रखते हैं। बैंक उस पर सर्विस चार्जेस नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि बैंक्स को साइजेबल कलेक्शन आ रहा होता है, क्योंकि उस अकाउंट के अंदर कलेक्शन आ रहा होता है, तो बैंक्स तो कोशिश करते हैं कि उनका रेवेन्यू बढ़े, तो वो डिपॉजिट आ रहा होता है। तो यानी डिपॉजिटर से भी कोई अमाउंट बैंक कलेक्ट नहीं करता, और जिस अकाउंट में जा रहा है उस अकाउंट होल्डर से भी कोई चार्जेस बैंक नहीं बैंक उसके अंदर नहीं करता। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि बैंक्स जो हैं दे सपोर्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा इदारा है, हमें बहुत सारे कुछ इदारों ने इस साल खासा सपोर्ट किया, अपनी ब्रांचेस के ऊपर ब्रांडिंग की इजाज़त दी, ब्रांडिंग की। मैं कुछ बैंक हैं जैसे DIB है या इस किस्म के और बैंक है, मीज़ान बैंक वगैरह ने हमारे साथ इस्लामिक बैंकों ने इसमें सपोर्ट किया, तो लेकिन और बैंक भी इसमें काम कर रहे होते हैं। तो बैंकों का अच्छा खासा रोल है, क्योंकि बैंक का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसका तो कुछ लिमिटेड आउट्स वो होंगे ना जहाँ पर वो कलेक्ट कर सकते हैं। बैंकों के अंदर ये फ़ायदा होता है कि बैंकों के अंदर जो है वो एक दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, जितना कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बैंक कर सकते हैं और मज़ीद कर सकते हैं। सच है उसमें ये होगा कि बैंक्स जो हैं वो क्या करें कि चैरिटी के जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि अथेंटिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनकी लिस्ट और उनके अकाउंट नंबर हर ब्रांच के अंदर लगाएं। नॉर्मली ये नहीं हो रहा होता, तो लोग बहुत सारी दफ़ा पूछ रहे होते हैं कि भाई मुझे किस अकाउंट में पैसे, फलाने इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे जमा करें, किस अकाउंट में जमा कराएं, तो बैंक वालों को मालूम नहीं होता, बैंक के मैनेजर को मालूम नहीं होता, या बहुत सारी दफ़ा पे नहीं मालूम होता। तो बैंक क्या कर सकते हैं कि बैंक 8 से 10 जितने भी जो मेन लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि वो ख़ुद भी असेस कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं कि ये वाकई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, और उन इंस्टीट्यूशन में चूँकि जो चैरिटी का अमाउंट हो रहा है, ज़कात के अलावा भी तो लोग चैरिटी कर रहे होते हैं, उस पर बहुत बड़ा इंसेंटिव है इस वक्त, टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है। आप अगर कोई अमाउंट चैरिटी कर रहे हैं और उसकी रसीद किसी रजिस्टर्ड ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उस इदारे के साथ करते हैं, आपको टोटल टैक्स अलाउबल एक्सपेंस है, तो आपको उतना टैक्स का फ़ायदा भी होता है। तो उन इंस्टीट्यूशंस को स्पेशली जहाँ टैक्स का अलाउंस मिल रहा है उसको वो लगाएँ, हर ब्रांच के अंदर पोस्टर्स अवेलेबल हों, और वहाँ पे एक आदमी देखे, उसके बाद चूज़ करे, और चूज़ करके जो है ना उसके अंदर अकाउंट अपना डोनेशन को डिपॉजिट कर दे। सो दे आर डूइंग इट, बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकता है। और आई थिंक इवन सेंट्रल बैंक कैन प्ले अ रोल एक्चुअली, कैन आस्क देम कि हर ब्रांच में प्रोमिनेंट जो चैरिटीज़ हैं उनके जो है वो लगाएं। इससे पहले मैं वहाँ पे आई वाज विद कतर, एक्चुअली इन कतर के अंदर एक इस्लामिक बैंक के साथ काम कर रहा था, तो वहाँ से जितनी भी रजिस्टर्ड चैरिटीज़ थी उनकी लिस्ट जो है सेंट्रल बैंक इशू करता था कि दीज आर द रजिस्टर्ड चैरिटीज़, सो यू गिव टू दीज रजिस्टर्ड चैरिटीज़, यू शुड नॉट बी, बिकॉज हमारी। और बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन जारी की सेंट्रल बैंक ने? सेंट्रल बैंक ने हर बैंक को कहा था कि ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल करें, तो आप क्या करें और इसको आवेज़ा भी करें, ताकि आवेज़ा भी करें। और नॉट ओनली दैट, एक्चुअली जिस बैंक के साथ, फॉर एग्जांपल मैं जिसके साथ काम कर रहा था, हमने जो है एक लिस्ट ऑफ चैरिटीज़ ATM कार्ड्स के ऊपर लगा दी थी। यानी ATM मशीन पर जाएँ एंड देयर वाज एन ऑप्शन फॉर चैरिटी, सो यू प्ले चैरिटी एंड देन एक्चुअली यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ 5, 6, 7, 8, 10 चैरिटीज़ की लिस्ट आ जाए, आप उस पर प्लेस करें एंड देन यू अमाउंट चूज़ करें, ऑटोमेटिकली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ सर्विस कैन आल्सो बी स्टार्टेड इन पाकिस्तान। के बैंक्स क्या करें कि वो अकाउंट्स जो हैं वो अकाउंट्स ATM में डाल दें, और उसके अंदर आप डायरेक्ट ATM मशीन से किसी भी वक्त किसी भी जगह से जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तो ATM में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन अभी नहीं है एक्चुअली। तो दिस कैन एक्चुअली बी अ वैल्यू एडेड सर्विस व्हिच बैंक कैन ऑफर बोथ फॉर चैरिटी and and there are other options as well। जैसे मैं बताता हूँ, उसमें एक ऑप्शन ये था, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉन्सेप्ट था जिसमें था फ्राइडे चैरिटी के नाम से, तो उसमें था कि जुमे के दिन सदका करने की फजीलत ज़्यादा है, तो आपके अकाउंट से एक साइजेबल अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जिसमें से 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऑटोमेटिकली जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, किसी चैरिटी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो दिस वाज आल्सो बैंक सर्विसेज ऑफर कर रहे होते, क्योंकि बहुत सारे दफ़ा लोगों को ये होता है, उनको याद नहीं रहता, या पैसे जेब में नहीं कैश पड़ा हुआ था कि जाकर सदका कर सकें, तो यहाँ से जो है ना आप सदक़े को, क्योंकि हमें सदक़े को वैसे भी प्रमोट करना चाहिए, जैसे सदका बलाओं को टालता है, तो बच्चों में भी सदक़े को प्रमोट करना चाहिए। तो बैंक्स ये वाली सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं,
करंटली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग है वो बड़ी सिंगल ट्रैक किस्म की बैंकिंग है, सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग वाली बैंकिंग है। वो ब्रांच मैनेजर से लेकर हर आदमी के जहन में सिर्फ यही होता है कि मैं डिपॉजिट पकड़ दूँ और डिपॉजिट पकड़ कर जो है ना वो मैं जमा करा दूँ गवर्नमेंट को, टी बिल्स के अंदर डाल दे और वहाँ से मुझे जो है ना स्प्रेड मिलता रहे 2%, सुकून से ज़िंदगी सुकून से गुजारी। कोई किसी किस्म का डिप्लाई करने के लिए तो इस किस्म के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बैंक ला सकते हैं, चैरिटी को मजीद प्रमोट कर सकते हैं। इनफॉर्मल चैरिटी जो है ना $2-2.5 बिलियन के करीब साल में होती है पाकिस्तान में। एक फिगर अराउंड $4 बिलियन भी है। ये जो आप 4-5 अरब रुपए की बात बता रहे हैं, 4-5 बिलियन रुपीस की चैरिटी होती है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में चली जाती है। तो बैंक्स कैन असिस्ट फॉर्मल चैरिटीज। यानी रफली स्पीकिंग देखें तो कम से कम 10 से 15 रुपए तो कम से कम होगी। नहीं 10 फिगर ओवरऑल जो डिडक्शन होती है, यानी जो भी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है इनफॉर्मल चैरिटी होती है, रफली स्पीकिंग होगी कोई 10 से 15 रुपए। लास्ट ईयर की मुझे फिगर याद नहीं है, मेरे ख्याल में 10-15-20 अरब रुपए तो बैंकों से कलेक्ट होती होगी। लेकिन जो टोटल चैरिटी होती है अकॉर्डिंग टू अ नंबर, एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से तकरीबन $4 अरब की होती है। $4 अरब का मतलब हो गया 400 अरब रुपए। इट्स अ साइजेबल नंबर एंड दिस लॉट ऑफ दिस इज गोइंग टू द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल चैरिटी, जिसके अंदर आप अपने जो है अपने करीब रिश्तेदारों को, गरीबों को दे देते हैं। कुछ जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अच्छी खासी जाती है। तो हमें एक चीज़ के लिए तो बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए यू नीड टू इनकरेज मोर एंड मोर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉर्ड को अच्छा मेंटेन अब इसमें सेंट्रल बैंक ने कोई रोल क्यों नहीं आपके ख्याल में अभी तक अदा किया रिगार्डिंग दिस? अब जैसे आपने कहा कि कतर में सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शन ब्रांचेस को, बैंक्स को ये है कि जी ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रजिस्टर्ड हैं और इनको ही सर्विसेज आप दे सकते हैं, लिस्ट वगैरह आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बीइंग अ मुस्लिम कंट्री इस हवाले से कोई भी उनको कोई सोच नहीं आई, कोई ख्याल नहीं आया, या फिर रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस ही नहीं की, इसलिए कि शायद ये सेक्टर जो जिसे हम चैरिटी सेक्टर कह सकते हैं ये इतना ऑर्गेनाइज्ड एज सच नहीं है? देखिए ऑर्गेनाइज्ड पाकिस्तान में चैरिटी, पाकिस्तान दुनिया के चंद लीडिंग मुल्क हैं जहाँ पर ये चैरिटी बहुत हो रही होती है। हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी चल रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट भी हो रहा है, फ्री स्कूल भी खुले हुए हैं, तो एक ज़रा अच्छा खासा बड़ा वो है। यकीनन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जो है रेगुलेशन करे और ये खास तौर पे सेंट्रल बैंक को चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम में जो पैसे आ रहे हैं या बैंकिंग सिस्टम से जो लोग हैं उनके साथ उनको एंड दे शुड थिंक ओवर इट कि इसके ऊपर सोचें। और असल में सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। बैंक्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए सेंट्रल बैंक को अप्रोच करते हैं, या सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट से कहीं से किसी फंड्स की नीड आती है तो उसको सिंह प्रोडक्ट डेवलप करता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ प्रीटी वीक एरिया एक्चुअली। अगर आप देखें आप इस्लामिक में तो कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत काम हुआ है बिकॉज वो नीड थी कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट चल नहीं रही थी। अदरवाइज तो जनरली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जमूद है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। दिस इज सेम ओल्ड फैशन बैंकिंग जिसके अंदर जो है ना इनोवेशंस वगैरह नहीं हो रही, ना ही सेंट्रल बैंक की तरफ से इस किस्म की वो हो रही है। जो अभी ज़्यादा एफर्ट है गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ही है। पर साहब ये बताएं कि अब ख़ास पर रमज़ान के महीने में जब टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आती हैं कि जी ये हमारा इदारा है और ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, इस बैंक में आप जाके पैसे जमा करा सकते हैं। क्या जब एक बंदा पैसे जमा कराने जाता है तो ज़रूरी है, जैसे आपके इदारे को, किसी इदारे को कोई भी बंदा डोनेशन देना चाहता है, ज़कात देना चाहता है, तो क्या ज़रूरी है कि वो अपना नाम उस पर लिखे? जो अकाउंट है आपका उसमें जब पैसे वो जमा कराए तो उसमें ये लिखना ज़रूरी है कि जी मैं XYZ हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा डेजिग्नेशन ये है और मैं इतने पैसे जमा करा रहा हूँ, या विदाउट मेंशनिंग द नेम भी पैसे जमा कराए सकते हैं बैंक्स? अभी जो रूल है उसके तहत आपको हर डिपॉजिटर को अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ज़रूरी है कि नाम लिखे और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे, और ताकि जो है आइडेंटिफिकेशन हो। और होना ये चाहिए कि जितने भी लोग हैं, मेरी मतलब जनरली ये गुजारिश है लोगों से, जब आप पैसे दे रहे हैं किसी भी इदारे को तो आप उससे ऑफिशियल जो रिसीट ज़रूर मांगें, क्योंकि इस एरिया में भी बहुत सारे मसाइल हैं। और अगर आपने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है तो उस इदारे को जो है आप अप्रोच करके डायरेक्ट डिपॉजिट की स्लिप भेजें और उससे आप रसीद ज़रूर लें कि ये पैसे जो हैं वाकई अकाउंट तक पहुँच चुके हैं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि जो डिपॉजिटर है उसको अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। अगर वो चाहे कि जी ये चीज़ मैं मेंशन नहीं करूं तो क्या ये पॉसिबल है? क्या बैंक उसको भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? देखिए नाम नहीं लिखता, आप उसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं ना। आपका नाम खलील है, आप उसकी जगह पे अब्दुल्ला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लिखना, अब्दुल रहमान लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो बेसिकली नहीं हो वैलिड, तो ये तो करंटली हो सकता है। तो ये तो कैश पे जो फ्रंट पे लोग बैठे होते हैं सिर्फ ये देखते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है,
कहीं कहीं रेयर केसेस में जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी का भी पूछ लेते हैं, दे डू आस्क फॉर दैट, बट जनरली जो है वो ये नहीं हो रहा होता कि बैंकों में, तो वो आप किसी भी नाम से जो है ना जाकर उसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर एटीएम के ज़रिए कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ंड ट्रांसफ़र के ज़रिए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे तो दैट इज़ आल्सो पॉसिबल, वेरी इजीली इट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसमें चूँकि एक ये ख़ास चीज़ हो जाती है कि एटीएम के थ्रू फंड जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके ऊपर एक लिमिट होती है कि हर आदमी की अपनी एक लिमिट है, 50,000 है, लाख है, 2 लाख है या 3 लाख है। तो इस वक्त अगर कोई आदमी डोनेट कर रहा है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, वो ये भी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं कि इतनी अमाउंट की ज़कात पे करना चाह रहे हैं, बिकॉज उससे उनके शायद एसेट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो आपको पता है हमारी 80% इकॉनमी इज़ स्टिल अनडॉक्यूमेंटेड, तो उसकी वजह से लोग जो हैं दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ दैट। तो वो बहुत सारी दफ़ा आपको चैरिटी कर रहे होते हैं, डिफरेंट नामों से पैसे दे रहे होते हैं, डिफरेंट तरीके वो उससे कर रहे होते हैं, बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट दैट जेन्युइन होते हैं, यानी कि जेन्युइन है, एक आदमी आ रहा है और उसके अंदर पैसे वो डिपॉजिट कर रहा है, तो है तो सारा कुछ उसमें जेन्युइन होता है। लेकिन करंटली ये पॉसिबल है कि आप एटीएम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बैंक के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं ना तो फुल आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज हो जाती है। अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की कि जी हमारी ज़्यादातर अगर हम देखें तो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। अब मुख्तलिफ तखमीन है कि अगर पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 273 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की है तो इतनी ही इनफॉर्मल होगी, या फिर ये भी ख्याल लगाया जा रहा है कि अगर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाए तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी कैन बी 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन ये ख्याल तो ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो फिगर है अभी तक हमारे पास, जो एक्सेप्टेड फिगर है इन द वर्ल्ड, जो प्रिंट भी होती है, वो तो यह कि जी 273 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी है। ये बताइए कि अगर कोई बंदा जब बैंक में पैसे डिपॉज़िट करता है और वो अपना नाम वगैरह जाहिर नहीं करना चाहता, अगर वो करना चाहता है तो ज़ाहिर है उसके जितने भी एसेट्स वगैरह हैं उसके बारे में फिर ज़ाहिर एफबीआर और ये तमाम इदारे जो हैं वो उस चीज़ को ट्रेस तो कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब बैंक में मैंने पैसे जमा कराए आपके इदारे के लिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो वो चीज़ तो डायरेक्टली ट्रेस इजीली हो जाती है। अब उससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग कोशिश तो ये करते होंगे कि जी पैसा भी जमा करा दें और वो रिकॉर्ड भी ना हो। हाँ, ये लोगों की कोशिश होती है बहुत सारी दफ़ों पर, और उसका जो मकसद बेसिकली होता है कि ना करें। अभी इतना एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं हुआ कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको आप ट्रेल निकाल सकें। अभी ये होता है कि अगर आप अकाउंट टू अकाउंट कर रहे हैं तो ट्रेल आ जाती है आपके पास पूरी की पूरी। तो अभी हमारे पास इस चीज़ के ऊपर तो एफ़र्ट हो रही है कि किसी तरीके से चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाएं, लेकिन उन डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पर लोगों को फिर आप अप्रोच करके और फिर एनालाइज़ करें, वो अभी एफ़र्ट्स, अभी इतनी ज़्यादा स्किल्स और वो सिस्टम्स जो हैं वो इनके पास इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन ये हो रहा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड के अंदर जा रही है, यानी कि अगर किसी ने किया है, अगर कोई अपने अकाउंट से जाके कैश जमा करा देता है किसी भी जगह पर और उसको वो उस अकाउंट में डाल देता है, तो ये तो खैर पॉसिबल है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी बैंक की अगर हम बात करें तो कोई भी बैंक जितने भी पैसे ज़कात के ज़रिए ज़कात के लिए डिडक्ट होते हैं या डोनेशन के लिए जमा होते हैं, या जब वो ट्रांसफ़र करते हैं उन इदारों को, बैंक जब ट्रांसफ़र करते हैं जिनके लिए हमने डोनेशन दिया या ज़कात दी, तो बैंक्स किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं ले रहे पाकिस्तान में? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि दो किस्म की तरीक़ों से, एक तरीका ऐसा है जिसमें लोग आकर लोग अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड से, नॉट डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वगैरह से जब पेमेंट करते हैं तो उस पर चार्ज लगता है, जो इंटरनेशनल चार्ज होता है वो 2.5 से 3% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक। 2.5 से 3% उस पर चार्ज लगता है। लेकिन उसके अलावा जो डायरेक्ट डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जो बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो उस पर कोई चार्ज कोई किसी। परवेज़ अहमद साहब, इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।